है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स में दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक इसमें डीएनए आता है और दूसरा आरएनए आता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, यानी इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है, यानी कि डीएनए एक एक्रोनिम है या एब्रिविएशन। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम बोलते हैं आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, जिस तरह से बाकी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो है ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर्स है, और इनके जो मोनोमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं इनके, वो है न्यूक्लियोटाइड्स। Nucleotides, that means if we talk about DNA and RNA, both DNA and RNA are made up of the monomeric units known as nucleotides. As we have seen in sugars, polysaccharides, the monosaccharides, they form the single units. Similarly, in case of the nucleic acids, we have monomers, which are known as the nucleotides. So that means both DNA and RNA. So DNA and RNA, they are very important from the point of view of genetic material and information molecules. So they play an important role in storing the genetic information. Mostly in the biological world, the genetic information is stored in the DNA. So DNA is a genetic material. So this DNA is genetic material. लेकिन बहुत सारे वायरसेस में आपने देखा होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए भी होता है, वरना आरएनए जो है ये इसका काम होता है प्रोटीन्स में पार्टिसिपेट, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। प्रोटीन बनाने के प्रोसेस के पार्टिसिपेशन में जो है हमें पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए पे लिखी होती है, और जब डीएनए से प्रोटीन बनाए जाते हैं तो पहले वो अपनी आरएनए बनाता है, और जब डीएनए से आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। So process of formation of RNA from DNA is known as transcription, because genetic material is DNA. So this genetic information is stored in biological world in DNA. So that means whether any cell, any biological object, that means from bacteria up to higher organisms, that genetic information is stored in the molecule, a macromolecule known as a deoxyribonucleic acid, DNA. And once the DNA, it forms the proteins. So first of all, it cannot directly form the proteins. It forms proteins by first forming a copy of RNA. तो पहले अपनी आरएनए की एक कॉपी बना लेता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। ये डिटेल्ड प्रोसेस एक है, तो इस वक्त मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है उसके बाद जब भी प्रोटीन बनता है तो वो आरएनए, यानी इसका मतलब है आरएनए की बहुत सारी किस्में होती है। टीआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। इन तमाम आरएनए मॉलिक्यूल्स का, टीआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का और राइबोसोमल आरएनए का, इन तमाम चीजों का जो है प्रोटीन बनाने में ये मदद करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है उस जो है, यानी इसका मतलब है फाइनली जो है डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन होती है उससे एक प्रोटीन बनता है। और ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है ये तभी बनेगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इट टेक्स प्लेस
only through this well-defined mechanism that DNA first forms RNA and then RNA forms later on protein. The process of formation of a protein from RNA, this process is known as translation. तो अगर आप देखेंगे इस प्रोसेस को हम देखेंगे तो इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, या इसका मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द डीएनए इज ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ आरएनए टू प्रोटीन्स, amino acids, and amino acids they get together by the peptide bond formation. So the bond which is present between the two amino acids is called a peptide bond. So the genetic information which is present on DNA, it is first transcribed in the form of RNA and then it is translated to amino acid and protein is formed. तो प्रोटीन इसे वजूद में आ जाता है. तो प्रोटीन ये है, इस सारे प्रोसेस को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं. इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है. दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट, you know how proteins are formed. So the genetic information of the DNA, central dogma of molecular biology के जरिए जो है प्रोटीन्स में तब्दील की जाती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए पे होती है. क्लियर? और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी इसको कहा जाता है. लेकिन हमने यहाँ पर बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और आरएनए, लेकिन कुछ वायरस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. और इवन कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होता है कि वो अपने आरएनए से जो है डीएनए बनाते हैं. तो वो वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो फिर वो डीएनए बनाते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है. इन वायरसेस को हम बोलते हैं रिट्रोवायरसेस. इन वायरसेस को कहा जाता है रिट्रोवायरसेस. और जो रिट्रोवायरसेस होते हैं, ये जो प्रोसेस दिखाते हैं, इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. तो जब डीएनए आरएनए से बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है, ये बहुत सारे वायरस जैसे HIV में ये पाया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे वायरस है जिनमें आरएनए से डीएनए बदलता है, क्योंकि इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए होता है और उसके बाद ये डीएनए में कन्वर्ट होता है. तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है. उस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इनमें पाया जाता है. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के बगैर पॉसिबल नहीं है. तो ये बहुत सारे कैंसर वायरसेस और HIV में भी ये पाया जाता है. तो इन सारे वायरसेस को जो ये उल्टी तरतीब में डीएनए को बनाते हैं, उल्टी डायरेक्शन में जो है डीएनए को बनाते हैं आरएनए से, ऐसे वायरसेस को रिट्रोवायरसेस का नाम दिया जाता है. तो ये मैंने जो है, और आपको पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए जो है, इसके बारे में जो सबसे पहले जो है आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले इसमें इसके बारे में एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ. और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो आपने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया में पढ़ा होगा आपने, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, जिसमें आपने देखा था एक बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्म होता है. ए वायरुलेंट बैक्टीरिया गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट बैक्टीरिया. लेकिन फ्रेडरिक ग्रिफ्थ को 1928 में उसके बारे में पता नहीं चला व्हाट वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, व्हाट वाज दिस मटेरियल दैट ट्रांसफॉर्म्ड द बैक्टीरिया. तो ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ. लेटर ऑन इन आपको पता है कि 1928 के बाद 1944 में 3 साइंसदान थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया. एक था एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी. ये 3 साइंसदान थे जो थे. एक एवेरी था एंड कोलिन मैक्लियोड था, मैकलिन मैककार्टी थे. 3 साइंसदान जो थे, ये 3 साइंसदान ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एंड दे प्रूव्ड दैट
the transformation principle was, this transformation principle of Frederick Griffith was DNA. And finally, this, who proved that DNA is a genetic material? It was A.D. Hershey and Martha D. Chase. Hershey and Chase ने जो है finally पता चला कि actually DNA is a genetic material. They were working on the viruses and they found that finally they proved that DNA is a genetic material. लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्या किस तरह से हम ये बोलते हैं कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल जो है। तो इसके बाद अगर हम इस पे केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, और डीएनए को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था, उसका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर था। डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1869। उसका नाम था उस साइंसदान का जिसने डीएनए को डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मिस्चर नाम था उसका। साइंसदान का नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। So he was the scientist who, first of all, he was a Swiss researcher who demonstrated that DNA contains the genetic information. Clear? And in 1869, he discovered the DNA. 1869. And since we know that they have been discovered first in the nucleus, and their nature is acidic, and that's why they are called as nucleic acids. Clear? So actually, by chemically, if we look at the nucleic acids, अगर हम chemistry में जाएंगे तो chemically देखेंगे, nucleic acids, these are the polymers of nucleotides. Nucleic acids, जो हमारे पास अब दो न्यूक्लिक एसिड हैं, अब हमारे पास जो है एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए. So both of them are polymers of न्यूक्लियोटाइड्स. तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम शुगर्स में मोनोसैकेराइड्स के बारे में बोलते हैं, लिपिड्स में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के बारे में बोलते हैं, और जो प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से बने होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं उनसे बने होते हैं. इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं इन मॉलिक्यूल से. इन के मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड्स का नाम दिया जाता है. तो इस पे हमारा जो है लेक्चर शुरू होता है, जिसमें हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए में भी मोनोमर है, ये आरएनए में भी, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो ही किस्म के, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, एंड these are made up of the monomeric units which are called as the nucleotides. And what is a nucleotide? This is very, very easy to remember now. A nucleotide is made up of three important things. A nucleotide is made up of one thing, that is one component. तो nucleotide एक single चीज नहीं है, nucleotide तीन चीजों का खुद बना हुआ है. खुद भी न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना हुआ है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं मोनोमर से, न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन न्यूक्लियोटाइड खुद तीन चीजों से बना हुआ है. एक को कहा जाता है नाइट्रोजिनस बेस, एक को नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है. से फर्स्ट पॉइंट, दैट इज which is nitrogenous base, kindly remember. And second component of it is nitrogenous base is linked to a pentose sugar. Pentose sugar. And you know what's a pentose sugar? You already know it. It is either ribose or deoxyribose. It is in case of RNA, it is a ribose, C5H10O5, and in case of the DNA, it is 2-deoxyribose. 2-deoxyribose with the formula C5H10O4. So remember, this is now easy to remember. Now, second component, that means nitrogenous base is linked to the nucleus, this pentose sugar, and they together form
a chemical that together the combination of the two is known as, यानी कि इन दो की combination को क्या कहा जाता है, पेंटोस शुगर, और इसकी combination को क्या कहा जाता है, इसकी combination को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड के हम यूनिट्स देखते हैं तो हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का पहला यूनिट जो हमारे पास है उसको हमने कहा, न्यूक्लियोटाइड के पहले यूनिट को हमने बोला ये जी है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोस शुगर, it is linked to pentose sugar, and as far as the pentose sugar is concerned, see this pentose sugar and these together, so I told you there are two kinds of the pentose sugars, one is the ribose in case of the RNA C5H10O5 and 2-deoxyribose C5H10O4, because in deoxyribose one of the oxygen at the carbon number 2 is absent, clear, and nitrogenous base combines with the pentose sugar and forms the nucleoside. So this structure, the combination of the two is known as a nucleoside, remember. And now third thing which is attached to the nucleotide, जो तीसरी चीज उसको न्यूक्लियोटाइड बनाती है, अब इसके साथ एक और चीज हम उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड जो तीसरी चीज के साथ बाइंड होती है, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। देखिए इसका मतलब है जब न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा जाएगा, सो इट विल बिकम ए न्यूक्लियोटाइड, रिमेंबर, सो न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब यहां पर हम देखेंगे, इसका मतलब यहां पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से बोलेंगे। अब हमें पता है न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर को, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। सो दोनों को क्या बोलेंगे कलेक्टिवली, बोथ ऑफ देम आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड यानी कि एक फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड मिलकर जो है, और न्यूक्लियोसाइड हमें पता है, फिर से हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड खुद बना होता है NB यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर से। तो ये तीनों चीजें जो है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर से न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फोरस जोड़ा जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, अगर हम ऐसे लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड जो है किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा न्यूक्लियोसाइड के। तो दोनों चीजें याद रखें, कभी ऐसे सवाल पूछा जाता है, कभी ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। कभी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड पूछा जाता है तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, कभी न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड किसके बराबर होता है, तो उसमें आपने देखा वो न्यूक्लियोसाइड के बराबर होता है। तो अब हमारे पास तो तीन चीजें तो हमने अब यहाँ पर देखी। अब हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स को समझने के लिए हमें तीन चीजों का समझना है। पहली चीज जो हमें इसमें समझनी है वो है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छी तरह से याद रखिए, these are known as heterocyclic aromatic compounds। यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड का जो पहला कंपोनेंट बनाता है जिसको हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, तो ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, अगर हम हेटेरोसाइक्लिक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक केमिकल जो होते हैं इनके जो रिंग होते हैं इसमें डिफरेंट किस्म के जो मेंबर्स होते हैं। जैसे मैं इस कंपैरिजन के लिए पहले आपको बताऊंगा, होमोसाइक्लिक जो होते हैं उसमें जो रिंग होता है
होमोसाइक्लिक जो होते हैं, homocyclic chemicals, they contain similar members or similar atoms in their ring, just like benzene. Whereas you can understand heterocyclic chemicals, they contain, just like I would like to provide the example of the purine. Here it is carbon, nitrogen, carbon, nitrogen, carbon, carbon, nitrogen, carbon, and nitrogen. See, this is the structure of a purine. एंड इसमें आप देखेंगे इसमें दो किस्म के मेंबर्स रिंग्स में है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दीज आर एक्चुअली द केमिकल्स, दे आर कंटेन द डिफरेंट मेंबर्स इन देयर रिंग, सो दे आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक केमिकल्स। तो इन केमिकल्स को हम हेटेरोसाइक्लिक केमिकल्स बोलते हैं। सो दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज एरोमेटिसिटी। सो व्हाट्स एरोमेटिक? एरोमेटिसिटी क्या होता है? सी, जो एरोमेटिक केमिकल्स, उन केमिकल्स को कहा जाता है विच फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल होता है, इसमें आप देखेंगे जो केमिकल है वो उसका पहला पॉइंट है वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है ये मॉलिक्यूल जो है प्लानर होना चाहिए। और चौथा जो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4n+2 पैटर्न, 4n+2 पैटर्न को फॉलो करने चाहिए। तो ऐसे रूल को, ऐसे केमिकल जो ये रूल्स फॉलो करते हैं उनको एरोमेटिक केमिकल्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिर से बोलेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है वो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक दैट मींस दे हैव गॉट अ डिफरेंट मेंबर्स इन देयर रिंग and different kinds of members like carbon and nitrogen, and they also show the aromaticity, so they follow the Huckel's rule. So this is the Huckel's rule. In Huckel's rule we see that the chemicals, they are cyclic and they are sp2 hybridized, they are planar, and at the same number of pi electrons they follow the pattern of 4n+2. So this is actually called as, these are heterocyclic aromatic compounds. और जो nitrogenous bases होते हैं, nitrogenous base, जो हमारे पास अब है, ये नाइट्रोजनस बेसिस दो किस्म के होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनमें डबल रिंग होता है। इनके पास डबल रिंग होता है। और पायरिमिडीन्स जो होते हैं इनके पास सिंगल रिंग होता है। जैसे हमारे पास प्यूरिन जो होते हैं, डीएनए और आरएनए में हमारे पास जो प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन को डिजिग्नेट करते हैं ए से, और गुआनिन को डिजिग्नेट करते हैं जी से। ये दोनों डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। वायर एज पायरिमिडीन्स हमारे पास जो है एक साइटोसिन होता है जिसको सिंबल सी से डिजिग्नेट करते हैं, और थाइमीन होता है जिसको सिंबल टी से डिजिग्नेट करते हैं, और ये डीएनए में पाए जाते हैं ये पायरिमिडीन्स। लेकिन जो थाइमीन है, थाइमीन के बदले आरएनए में
यूरासिल पाया जाता है। यूरासिल को डिजिग्नेट करते हैं सिंबल यू से। The difference between DNA and RNA, that one of the DNA stands for the deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. In DNA, sugar is deoxyribose, 2-deoxyribose, and in RNA, the sugar is ribose. So both of them are the pentoses. There is a difference of only oxygen in deoxyribose. Oxygen is absent at the carbon number 2. And third difference is another difference between the DNA and RNA is that in DNA, their bases, purines are adenine and guanine, and pyrimidines are cytosine and thymine. And in RNA, purines are again adenine and guanine, and pyrimidines are cytosine, but thymine is never present. In RNA, instead of thymine, there is uracil.